हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम अपना बीए एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में हिंदी के पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे। जो बच्चों हमारा फर्स्ट यूनिट था उसका टॉपिक था हमारा कि भाषा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और स्वरूप। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है। बच्चों, भाषा का अर्थ आप सभी बच्चों अपनी नोटबुक लेके बैठा करें और उसे नोट करते रहा करें, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाषा का अर्थ और अभिप्राय। बच्चों, भाषा क्या होती है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इससे उसका एक दूसरे के संपर्क में आना स्वाभाविक है और संपर्क में आने पर विचार विनिमय होना अनिवार्य है। बच्चों देखो, जब कोई मनुष्य है यानी जो व्यक्ति है वो एक समूह में रहता है, यानी वो एक सामाजिक प्राणी है, और जब वो एक दूसरे के साथ संपर्क करता है, भाई एक दूसरे से मिलना उसका जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, और संपर्क में आने पर क्या करता है, वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। तो जिस माध्यम से वो अपने विचारों का यानी विचार विनिमय कर रहा है, ठीक है, हम उस साधन को ही भाषा कहते हैं। यानी जिस साधन से वह विचार विनिमय करता है उसे ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। अर्थात भाव अभिव्यक्ति के साधन को भाषा कह दिया जाता है। सिंपल है, भाषा का अर्थ आप सभी जानते हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं बच्चों, तो जब हम बातचीत करते हैं, अपने हमारे मन में कोई विचार आ रहा है और हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, हम बहुत खुश हैं, तो हम दूसरों के साथ अपनी खुशी को शेयर करना चाहते हैं। तो हम कैसे, भाई हमारे मन के विचार को कोई कैसे जानेगा, जब हम उसे बोलकर बताएंगे या लिखकर बताएंगे कि भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, या हम दुखी होते हैं, तब भी हम अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो जिस माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी साधन को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। आप परिभाषा नोट करेंगे बच्चों, इसमें हम कैसे, हम जिस माध्यम से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। देखिए, महर्षि पाणिनि ने भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से मानी है। कि जो महर्षि पाणिनि हैं उन्होंने कहा है कि संस्कृत की जो भास धातु है, ठीक है, उससे भाषा की उत्पत्ति को माना है, जिसका अर्थ होता है भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी, ठीक है, यानी वाणी के रूप में जो हम बोल रहे हैं या उसे ही हम भाषा कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी भाषा का यही अर्थ किया है। वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी का नाम ही भाषा है, ठीक है बच्चों। महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, वर्णों के द्वारा, यानी वर्णों, ये जो हमारे अक्षर होते हैं, भाई सबसे हमारी भाषा की जो हिंदी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण यानी अक्षर ही हैं, और वर्णों से मिलकर ही क्या बनते हैं बच्चों, शब्द बनते हैं, और शब्दों के मिलने से ही वाक्य मिलते हैं, जो वाक्यों का निर्माण होता है। तो वर्णों के द्वारा व्यक्त सार्थक वाणी का नाम भाषा है। इसी विषय में हमारे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा है बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बहुत सिंपल सी हैं, आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा आप याद रख लेंगे, कम से कम आपको 2 परिभाषाएं याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं भाषा की परिभाषा को। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। स्वीट ने क्या कहा है बच्चों, ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक क्या है, वर्ण, जैसा महर्षि पतंजलि ने बोला था कि वर्णों के द्वारा व्यक्त, ठीक, तो उन्होंने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति का नाम भाषा है। इसी विषय में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा है, जिस
जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। समष्टि मतलब होता है पूर्ण रूप में, यानी जैसे हम इकाइयों को इकट्ठा कर लेते हैं वो समष्टि रूप होता है, तो उनको समष्टि रूप में से भाषा कहते हैं। अब बच्चों हमारा जो टॉपिक्स है आगे भाषा के भेद, यानी भाषा के जो भेद हैं रूप है वो कितने प्रकार के हैं। देखिए बच्चों भाषा की सामान्यतः दो भेद होते हैं, एक तो कथित यानी मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है बच्चों? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, इसके अंतर्गत बच्चों हम क्या लिखेंगे कि जब हम अपने विचारों को, यानी जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों के विचारों को हम सुनते हैं तो उसे ही हम कथित या मौखिक भाषा कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा, अब जैसे मैं आपको बोलकर अपने विचारों को बता रही हूँ और जो भाषा मैंने यूज़ की हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, तो जो मैंने लिखकर मैं आपको बता रही हूँ वो लिखित भाषा है और जो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ बच्चों वो क्या है? उसका मौखिक स्वरूप है। ठीक है, अब दूसरा जैसे हमारा होता है बच्चों लिखित भाषा। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। कैसे? उसे लिखकर। जब हम लिख करके अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को पत्र लेखन, जैसे बच्चों हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर हम बुक्स पढ़ते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? लिखित भाषा का रूप होते हैं। उसी प्रकार से बच्चों एक हमारा भाषा का रूप होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा आप सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों? सांकेतिक भाषा होती है जब कभी हम संकेतों के माध्यम से भी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा किस प्रकार से होती है बेटे? जैसे हम मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं अपने गाड़ी से या कन्वेंस अपना जो भी है उससे हम जा रहे हैं, तो जाते हुए हम क्या देखते हैं कि हर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट होती है। ठीक, तो हम उसमें जो बत्ती होती है तो वो क्या संकेत देती है हमको कि स्टॉप, रुक जाइए। ठीक है, और जब येलो होती है यानी पीली बत्ती होती है तो हम क्या होते हैं कि भाई आप अब तैयार हो जाइए, रेडी होना है आपको। और ग्रीन, जैसे ही ग्रीन यानी हरी बत्ती होती है तो हम अपना निकल जाते हैं, अपने बाइक को हम स्टार्ट करके चलना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार से बच्चों जैसे ट्रेन आती है, रेलगाड़ी आती है और उसको लाल झंडी देख करके क्या कहा जाता है? तो लाल झंडी का इशारा क्या है कि रुकना है, उसे कोई खतरा है आगे। और जब हरी झंडी दिखा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि अब चलना है। तो वहाँ पर किस का प्रयोग हो रहा है? किस भाषा का प्रयोग हो रहा है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों ये हमारा भाषा के भेद हैं। सामान्य रूप से हमारे दो भेद होते हैं और हमारा तीसरा भेद भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भाषा के मूल तत्व क्लियर दिखाई दे रहा होगा बच्चों? भाषा के मूल तत्व क्या हैं बच्चों? नोट कर लेंगे सभी बच्चे। बच्चों इन्हीं से आपके क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, भाषा के मूल तत्व निम्न प्रकार हैं। सबसे फर्स्ट, भाषा विचार विनिमय का साधन है। हम अभी यही पढ़ते आए हैं कि विचार विनिमय के लिए हम जिसका साधन का प्रयोग करते हैं वही भाषा है। तो भाषा विचार विनिमय का साधन है, वह वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है। वक्ता कौन होता है बच्चों? बोलने वाला। और श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। जैसे इस समय वक्ता का रूप किसका है? मेरा, क्योंकि मैं बोलकर आपको कुछ समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सेकंड है बच्चों, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्चित ध्वनि समूह है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप, बच्चों मान लीजिए मेरे मन में कोई विचार आया,
ठीक है, मैंने अपने मन में कोई बात सोची, लेकिन जब तक मैं प्रयास नहीं करूँगी उसे बोलने के लिए अपने मुखमंडल से उसके लिए कोई फोर्स नहीं, बल का प्रयोग नहीं करूँगी, तो वो क्या होगा, वो भाषा के रूप में प्रकट नहीं होगा। ठीक है, वो मैंने सोचा अपने मन में और उसको मन के अंदर ही रख लिया। तो निश्चित प्रयत्न के, यानी अपने विचार को प्रकट करने के लिए मनुष्य को एक निश्चित प्रयत्न करना पड़ता है। किसी उच्चारण अवयव का मतलब होता है बच्चों हमारे मुख के अंग, मुखमंडल जो है हमारा। आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा जो हमारे वर्ग होते हैं कैसे, कंठ, तालु, मृदा, दंतव्य, औस। तो यानी जिन जो ध्वनियाँ हैं उनका अपना निश्चित उच्चारण स्थान होता है, तो वो होते हैं अवयव यानी हमारे मुख के अंग। निश्चित का मतलब होता है निकलना, ध्वनि समूह, यानी मनुष्य के उच्चारण अवयव से मिश्रित निकली हुई ध्वनि समूह ही भाषा है। यानी मनुष्य जब निश्चित प्रयत्न करता है उसके फलस्वरूप ही भाषा किसी उच्चारण अवयव से निकलकर जो निकलती है वो ही ध्वनि समूह भाषा है। थर्ड है बच्चों, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समूह सार्थक अवश्य होता है। सार्थक और निरर्थक शब्दों का अर्थ आप जानते होंगे बच्चों। सार्थक वो होते हैं जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ होता है, निरर्थक वो होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं। जैसे अरे पानी वानी लाओ, तो पानी का तो भी अपना अर्थ है, वानी का तो नहीं है, पानी वानी बोल देते हैं। रोटी बोटी लाओ, खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। तो जब हम एक सार्थक शब्द के साथ दूसरे वर्ड को बोल देते हैं वो हमारा निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो भाषा में प्रयुक्त जो ध्वनि समूह है उसका सार्थक अर्थ अवश्य होता है। फोर्थ देखिए, भाषा एक व्यवस्था है, इसी व्यवस्था के कारण ही श्रोता वक्ता के मंतव्य को उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में वक्ता उसी श्रोता तक संप्रेष्य बनाना चाहता है। भाई वक्ता कौन है, मैंने आपको बताया है, जो व्यक्ति बोलता है अपनी बात को रखता है, और श्रोता कौन है, जो सुनता है। तो एक व्यवस्था है, व्यवस्था कैसे है भाई, जो श्रोता है वक्ता के मंतव्य यानी जिस उद्देश्य से जिस बात को मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया है, श्रोता उसी रूप में उसी अर्थ में ग्रहण करें, उस तभी वो वाक्य हमारा अर्थपूर्ण होगा। जिस रूप में वक्ता उसे श्रोता तक संप्रेषण यानी भेजने का प्रयास करता है। तो भाषा क्या है, एक व्यवस्था है। हो गया बच्चों के लिए। फिफ्थ है, भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है। ठीक, समाज विशेष कैसे भाई, हर समाज में अपनी अपनी भाषा होती है। भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में वह बोली और समझी जाती है। ठीक, कैसे, जैसे व्यापारियों की भाषा, बुद्धिजीवियों की भाषा, ग्रामीणों की भाषा। व्यापारियों की भाषा कैसे, जैसे हम किसी मॉल में या शोरूम में जाते हैं तो वो अपने हर कपड़े पर एक टैग लगाए रखते हैं जिन पे वो अपना कोड वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए सांकेतिक भाषा है। व्यापारियों की अपनी भाषा होती है और जो बुद्धिजीवी होते हैं उनकी अपनी भाषा होती है और ग्रामीणों की अपनी भाषा होती है। तो भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और वह उसी में वह बोली और समझी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके बौद्धिक स्तर की परिचायक होती है। व्यक्तित्व बच्चों क्या है ये व्यक्तित्व, हमारे हर व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं व्यक्तित्व। और यहाँ पे बौद्धिक स्तर क्या है बच्चों, बौद्धिक स्तर यानी उसको उस चीज़ की नॉलेज कितनी है। तो हम उसकी व्यक्ति की बोलचाल से ही पहचान लेते हैं कि वो क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। भी हम किसी के बोलने के ढंग से उसे अपने विषय का ज्ञान कितना है। ठीक, तो वो भाषा क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके बौद्धिक स्तर की परिचायक, उसका परिचय दे देती है, उसके बौद्धिक स्तर का भी परिचय दे देती है और उसके व्यक्तित्व का भी परिचय दे देती है। जो व्यक्ति ज़्यादा मतलब बोलते हैं तो हम कहते हैं अरे वो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक अवश्य कर देते हैं बच्चों, गलती कर देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को अपने उस टॉपिक की पूरी समझ नहीं है। समझ रहे हो बच्चों, हो गया क्लियर ये भी है आपका। नेक्स्ट है, भाषा से अभिप्राय मानव भाषा से है।
भाई हम जो इस भाषा की बात कर रहे हैं वो मानव भाषा की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो जितने भी जीव होते हैं उनकी अपनी अपनी भाषा होती है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी भी अपनी भाषा है, वो अपनी भाषा को खुद से समझते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है। तो हम केवल यहाँ पर भाषा का अर्थ मानव भाषा से ही ले रहे हैं। नेक्स्ट है, भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लिपि की सहायता से सुरक्षित भी किया जा सकता है। भाई देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि है। जैसे हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है बच्चों, सभी को पता होगा, देवनागरी, ठीक है। वैसे ही आपकी जो अंग्रेजी भाषा है उनकी अपनी, यानी कि हर प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जिसमें उनका जो वर्णमाला होती है यानी जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। तो भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लिपि की सहायता से सुरक्षित भी किया जा सकता है। तो ये थे बच्चों हमारी भाषा के मूल तत्व। तो सबसे पहले आपने देखा कौन सा है, भाषा विचार विनिमय का साधन, ठीक है बच्चों। तो विचार विनिमय का साधन है भाषा हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कि जो भाषा होती है वो निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयव से मिश्रित ध्वनि समूह है। तो आप जब इन्हें एक बार पढ़ोगे या समझोगे तो अगर आपको 5 पॉइंट भी अच्छे से याद रह जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत होंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको भाषा का अर्थ पता होना चाहिए, उसके भेद पता होने चाहिए, भाषा के क्या मूल तत्व हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज अभी हम इसी वीडियो में इतना ही करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाषा की विशेषताएं बताऊंगी और उस नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें सभी बच्चे, और सभी का टॉपिक क्लियर होता जाएगा, बस आप अपना उस चीज़ को नोट करते जाएं। ओके बच्चों, थैंक यू।